Good evening, dear students. How are you all? So, my name is Aman, and today I am going to start a topic of inorganic chemistry. जो कि आप देख पा रहे हैं, that is the chemical periodicity. So, आप में से I think कुछ लोगों ने मेरा one shot video देखा होगा या you might have seen me on the YouTube as well. So, I think this is some new batch जिसमें हमारी ये first class है. I can see new names here. Good evening, Jyoti. Good evening, Sachin, Muskan. भार्गव. ठीक है, चलिए. सो देखो बच्चों, मेरे साथ आप लोग की फर्स्ट क्लास है. सो क्लास शुरू करने से पहले एक दो बातें कुछ हम कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए, जिससे कि आपका और मेरा एक कोऑर्डिनेशन, एक ट्यूनिंग सा बैठ जाए, जिससे कि आपको पता चले कि मैं क्या बोलूंगा और क्या आपको समझने की जरूरत है. ठीक है, आप लोगों के साथ मैं कुछ टॉपिक्स लेने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड फिजिकल केमिस्ट्री के, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली फन फॉर यू गाइस. ठीक है. सो एक चीज मैं सबको बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं कि यू आर फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, बिंदास एकदम बेधड़क क्वेश्चंस पूछिए. ठीक है जी. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा टॉपिक होने वाला है और बहुत सारी छोटी छोटी बातें इसके अंदर हम जानेंगे. जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द केमिकल पीरियोडिसिटी एंड टुडेज क्लास we are going to cover periodic table and effective nuclear charge. ठीक है. देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटी क्लासेस में आपके साथ शुरू कर दिया जाता है. मतलब 11th क्लास में आई थिंक स्कूल लेवल पे ही आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बट उसके बाद हर बार इसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं. राइट. सो मैं एकदम बेसिक से आपको नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है, डुबर्नियर ट्राइड, मैंडलीव, ये सब हम नहीं करेंगे. जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये खुद भी किसी भी किताब से रीड कर सकते हो, एंड मोर ओवर द क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम सच टॉपिक्स. ठीक है. देखो, मुझे ये टॉपिक आपके लिए समेटना है सिर्फ 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर अंदर. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वेरी क्रूशियल थिंग्स, है ना. बहुत क्रूशियल थिंग से मेरा मतलब है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके साथ के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो प्रैक्टिस के लिए अब बात करें, सो प्रैक्टिस के लिए यू मस्ट हैव योर डीपीपीज विद यू. आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डीपीपीज मिलेंगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दोस डीपीपीज, देखो जो मैं बुक का नाम लेने जा रहा हूं, हालांकि वो बुक एकदम जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल की है, बट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट बुक हैज इज अमेजिंग, है ना. अगर आपको अपना बेसिक्स सुधारना है और बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो बुक आप यूज कर सकते हो, दैट इज वीके जायसवाल, है ना. अब बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग को बुक खरीदिए और वहां से इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. मतलब उसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन दैट, है ना. पीरियोडिक की बात करें तो देयर आर 100 क्वेश्चंस. सो आप उन 100 क्वेश्चंस को साथ साथ लगाना शुरू कीजिए, एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर. ठीक है जी. चलो शुरू करें हम अपना आज का टॉपिक. आप लोगों के डाउट्स आर मोस्ट वेलकम. जो भी आपके सवाल हैं प्लीज पूछ लीजिए. गुड इवनिंग प्रिया, गुरनीत, इशिता, सुहेल, प्रवीण. ठीक है. So these are some new names that I can see in the class. चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. एंड आज का टॉपिक इज, अगेन आई एम सेइंग, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. पेन कहाँ रख दिया मैंने? जस्ट गिव मी 1 मिनट. ऑलराइट बच्चों, तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक. मैं बार बार, देखो, बीच में आई हैव टू गो बैक टू द फोन एंड लुक एट योर कमेंट्स एज वेल. सो जिसके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज, गुड इवनिंग निशान. सो जिसके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज बीच में पूछिए. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो, आज की क्लास का अगर मैंने तुम्हें इतना भी कर दिया ना कि तुम्हें मैंने सारा पीरियोडिक टेबल याद करवा दिया, तब भी हमारा गोल सक्सेसफुल हो जाएगा. सो आज की क्लास का गोल होगा सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को याद करना. और एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पुराने जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि हिस्ट्री, जैसे कि डुबर्नियर ट्राइड्स हो गए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया, लोथर-मेयर कर्व हो गए, ये मैंडलीव हो गया, ये सब के सब थ्योरेटिकल पार्ट है. यू कैन रीड इट ऑन योर ओन एंड यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. आई एम गोइंग टू आंसर देम. देखो, जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े टॉपिक्स है आप उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, है ना. अब हम इसी पे अगर मानकर चलो 6-7 लेक्चर बर्बाद कर दे कि डुबर्नियर ट्राइड क्या और न्यूलैंड क्या, तो नॉनसेंस, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है. काम की बात करेंगे जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना. सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू बिगिन. चलिए, तो फिर मैं शुरू करूं अपना आज का लेक्चर. तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सही है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें इसके अंदर छोटी छोटी हम लोग करेंगे. सेकेंड.
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो बेटा जी, आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसके द्वारा दिया गया था? इसमें सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है, अगर मैं एक लॉ के हिसाब से बात करूं, सो द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, है ना? सो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे हमने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। और ये जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर एक साधारण से बात पे कहें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड है किस तरीके से? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रोज है। As you know, there are horizontal rows. जितनी भी horizontal rows है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? We call them as periods. And साथ ही साथ इसके अंदर vertical columns भी है. And how to identify those vertical columns? जितने भी vertical columns हैं, they are called as groups. उनको हम लोग groups के नाम से जानते हैं, ठीक है? और इसके अंदर बच्चों blocks है, 4 इसके अंदर blocks है। अगर ब्लॉक्स की बात किया जाए तो किस तरीके से? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा। देखो, मैं एक चीज आपको पहले अज्यूम करके चल रहा हूं, जितना मैं बताऊंगा मैं मान के चलता हूं कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है ना? जहां पढ़ा होगा आप बोल देना, उसको हम स्किप करेंगे और थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलेंगे। पीरियड्स की बात किया जाए तो बच्चों देयर आर 7 पीरियड्स, और ग्रुप की बात किया जाए तो देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक है? तो सबसे पहला गोल, जैसे कि मैंने बताया, टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेबल को याद करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे निमोनिक्स का। सो आज मैं आपके लिए बहुत सारे निमोनिक्स लेकर आया हूं। एक बात और बता दूं, यदि आपको पहले से कोई निमोनिक आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मेरे को ग्रुप 1 याद करना है ना, अब ग्रुप 1 का निमोनिक आप लोग को भी कोई पता होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। जो निमोनिक आपको पहले से मालूम होगा, कृपया आप उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है जी? चलिए, सो इसकी हम क्लासिफिकेशन शुरू करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आपको पता चल गया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होने वाली है और 18 वर्टिकल कॉलम्स होने वाले हैं। एक को बोलेंगे पीरियड, दूसरे को बोलेंगे ग्रुप। इनका आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे कि कैसे पता चलता है कि एक मान के चलो मैंने तुम्हें दे दिया है कि एटॉमिक नंबर 117 का बताओ कि पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है और ब्लॉक कौन सा है। या थोड़ी ना करेंगे हम लोग, तो इन सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग करते चले जाएंगे। बट बिफोर दैट, important thing is key to memorize the periodic table. I hope I am clearly audible and visible to you. ठीक है, चलिए, सो लेट अस बिगिन बच्चों, है ना? सो सबसे पहले हम लोग अपने निमोनिक से यहां से बिगिन करते हैं, और सबसे पहली चीज जो हम यहां पे पढ़ेंगे, सबसे पहले बेटा जी मैं एस ब्लॉक की डिस्कशन यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। एस ब्लॉक की बात करेंगे और एस ब्लॉक को आज हम याद करेंगे। देखो जी, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं हमारे पास ग्रुप 1 आता है एंड ग्रुप 2 आता है, सही है? 2 ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, हमें इन 2 ग्रुप्स को ही याद करना है। निमोनिक, देखो पहला लेक्चर इज गोइंग टू बी निमोनिक। स्टार्टिंग के 30-40 मिनट्स हमारे निमोनिक्स रहेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। किस टॉपिक पे? दैट इज दी जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का क्वालिटेटिव मतलब कि जेड इफेक्टिव रियल में होती क्या चीज है, और साथ ही साथ उसका क्वांटिटेटिव मतलब यानी कि हम लोग स्लैटर्स रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है? चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। सो सबसे पहले ग्रुप 1 की बात किया जाए, सो ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स इसको हम लोग कह देते हैं। एल्कली मेटल्स इसका नाम होता है, और एल्कली मेटल्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है बच्चों, जो आपने एज इट इज याद रखनी है। ट्रिक क्या है बच्चों? है लीना की रब से फरियाद, सही है? मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आपको पहले से कोई और याद है निमोनिक तो प्लीज गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं निमोनिक्स को याद करना जरूरी है से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, आरबी से रब से आरबी, से हो जाएगा सीजियम, और फरियाद से हो जाएगा फ्रांसियम। सो दिस इज माई ग्रुप नंबर 1। ये मेरा ग्रुप नंबर 1 हो गया है, ठीक है जी? ये ग्रुप नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख दिया है। और ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, जिसमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता है। हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे एल्कली मेटल, वो उसमें लाई करता है, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन यहाँ पर। सो बट इसको एल्कली मेटल की कैटेगरी में आप नहीं डालेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद बात करता हूं मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं। सो ग्रुप 2 को याद करने की ट्रिक हमने क्या बना रखी है? पहले तो ग्रुप 2 को बोलते क्या है? वी कॉल दिस एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमारा ग्रुप 2 हो जाएगा। ग्रुप 2 हो जाएगा। देखो ग्रुप 2 की ट्रिक क्या हो जाएगी? कुछ भी मैंने बोला बेटा जी, आपको जो ट्रिक पहले से याद है प्लीज फोकस ऑन दैट। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी न्यू ट्रिक, पहले से पता है, गुड है, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मेरे को बताना जरूरी है, क्योंकि मैं मान के नहीं चल सकता कि पहले से आना चाहिए, है ना? मेरा रोल है, मेरी जॉब है, मेरे को आपको बताना पड़ेगा, और जिनको नहीं आता उनके लिए वेल एंड गुड, है ना? तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, भाई बेटे को कार भी चाहिए और स्कूटर भी चाहिए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी।
सही है भाई, बेटे ने एग्जाम क्रैक कर लिया ना, बेटे का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, तो अब बाप तो खुश होगा ना। अब बेटे ने मांगे कार दिला दो, पापा ने कार दिला दी, बेटे ने मांगे स्कूटर दिलाओ, स्कूटर दिला दी, है ना। सो इट्स लाइक दैट, है ना। तुम एग्जाम क्वालिफाई करो, तुम्हारे पापा भी तुम्हें कार दिलवा देंगे, स्कूटर दिलवा देंगे, ठीक है। एनीवेज चलो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, बेटा से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार से स्कूटर से SR, बाप से क्या हो जाएगा BA, राजी से हो जाएगा RA, ठीक है। भूलेंगे नहीं इस चीज को। ये दो ट्रिक्स, ये दो ग्रुप्स मैंने आपके लिए कवर करे हैं अभी के अभी, बहुत ही साधारण से, बहुत ही इजी हैं ये वाले। तो आई होप ये दोनों के दोनों ग्रुप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला है हमारा ग्रुप नंबर 1, दूसरा है हमारा ग्रुप नंबर 2। इन्हीं दो ग्रुप्स के साथ साथ हमारा S ब्लॉक होता है कंप्लीट। समझ में आ गई बात, ये होता है हमारा S ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इनऑर्गेनिक की और डेप्थ में घुसेंगे तो हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक इंडिविजुअली भी बात करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा जी, जो ये मार्केट में अननेसेसरी बातें भरी है ना, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड फलाना ढिमकाना, देयर आर गोइंग टू बी नो एक्सेप्शंस। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई देयर इज कंसेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग, है ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक सा है, बेसिक के बाद हम लोग मेन कोर टॉपिक के अंदर डुबकी मारेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट चीज, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली पी ब्लॉक पे आ जाते हैं। एस ब्लॉक हो गया हमारा, लेट्स मूव टू दी पी ब्लॉक बच्चों। पी ब्लॉक पे आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग। जब भी हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, याद रखना पी ब्लॉक के अंदर बच्चों 6 ग्रुप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13। पी ब्लॉक जो होता है ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक होता है, सही है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होता है हमारे पास। अब बात करूं अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूं, सो ग्रुप 13 हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 13 को हम लोग प्यार से बुलाते हैं बोरोन फैमिली। यह बोरोन का परिवार होता है, बोरोन के फैमिली की बात करूंगा अब मैं यहाँ पे। बोरोन फैमिली हम इसको कहते हैं। और बोरोन फैमिली की ट्रिक क्या बना रखी है हमने, देखो बोरोन फैमिली की ट्रिक क्या हो जाएगी, बैंगन, बैंगन आपकी मम्मी ने आपको बाजार में जाना जाओ कि सब्जी ले आओ, है ना। तो सब्जी लेने गए तो क्या क्या बोला सब्जी वाले को, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब कुछ मैं एक बार पढ़ा रहा था, एक बच्चा बोला कि सर बैंगन आलू गांजा, भाई गांजा बोल लो क्या गाजर बोलो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट यू वांट गांजा यू वांट और गाजर यू वांट, मैं गाजर ही बोलूंगा, ठीक है। सो अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बैंगन से बी, एल्यूमिनियम एल से एल्यूमिनियम, गाजर से GA हो गया, ये IN हो गया, ये हमारा TL हो गया। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता होगा ना, फिर मेरे लिए ना प्रॉपर्टी समझाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। बट अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल ढंग से पता होगा ना, तो मेरे को बताना मुश्किल नहीं होगा कि एल्यूमिनियम के नीचे GA है ना, GA के नीचे IN है, तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए पहली क्लास हमने इसी पर्पस के लिए यही लगाई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 को हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बन फैमिली कहते हैं। We call this as कार्बन फैमिली। कार्बन का परिवार होता है हमारे पास ग्रुप नंबर 14। अब इसकी ट्रिक क्या होती है ना। अब ट्रिक इसकी देखो, हंसना मत, हाँ मैंने बनाई थी, जैसे याद करनी थी, तुम्हें कोई और आती है वो भी ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बना रखी है, कैटरीना। अब ये कैटरीना की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, कैटरीना सिले जीन्स, कैटरीना सिले जीन्स सलमान पहने। भाई कैटरीना इस हमारी ट्रिक में, कैटरीना हीरोइन नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, टेलर है, ठीक है। कैटरीना सील्स जीन्स सिलती है और सलमान पहने, है ना। अब मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था कि कैटरीना सिले जीन्स सलमान पहने, एक बच्चा बोलता कमेंट में सर विकी कौशल पहने। सो प्लीज आप ऐसा फालतू दिमाग मत चलाओ, आप लोग फोकस करो ऑन द ट्रिक, ठीक है। अब इसकी देखो नाम कैसे रखेंगे, कैटरीना से हो जाएगा कार्बन, सिले से सिलिकॉन, जीन से क्या हो जाएगा GE, सलमान से हो जाएगा SN बोले तो 10, और पहने से हो जाएगा PB। देखो पर्पस ऑफ दीज ट्रिक्स आर टू जस्ट यू मेक यू लर्न। इनको लर्न करना इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि देखो कभी कभी ना ऐसे 4-5 लिख के दे देगा, बोले अब जैसे अभी तुम रिसेंट भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे CSR नेट में भी क्वेश्चन थे कि भाई इनमें से कंपेयर करो इनका एटॉमिक साइज या मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको जब पता होगी ना उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं, तो हमारा आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है, ठीक है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग द टेबल। काम चल जाएगा बिना याद किए भी, बट अगर याद होगा तो फायदा तो तुम्हें मिलेगा ना, ठीक है। अभी मैं अलग अलग बता रहा हूँ सारे ग्रुप्स को, फिर मैं सारे ग्रुप्स को इकट्ठा भी कर दूंगा और पूरा पीरियोडिक टेबल भी तुम्हारे लिए बनाऊंगा, सही है। चलो तो आई होप ये भी तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये अच्छा है, ठीक, अच्छा ही होना चाहिए, विश्वजीत को ये अच्छा लग रहा है, गुड। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। चलिए लेट्स मूव अहेड। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 15 आता है।
ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट बच्चों ग्रुप 15। ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं अब हम। ग्रुप 15 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बेटा जी, इनको हम लोग निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। कोई मुझे बताएगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज निकोजेंस? ठीक है, एक मिनट लो और मुझे बताओ कि इनको निकोजेंस क्यों बोलते हैं। इनको निकोजेंस भी बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे कि क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ट्राई कीजिए, देखो आई वांट माय क्लास टू बी इंटरैक्टिव इनफ। आप लोग प्लीज जवाब दीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, तभी मजा आएगा पढ़ने। अभी तो खैर इसमें तो क्या ही पूछोगे। अब नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक भी बहुत आसान है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक हमने कैसे बनाई, हमारे जगह हमारे मतलब पहले एक मोहल्ले में एक नई नई पड़ोसन आई, सबको बहुत अच्छी लगी, तो ट्रिक क्या बनी उससे, ट्रिक बनी नई पड़ोसन। नई पड़ोसन आई सबको, सबको भाई यानी कि सबको बहुत ही अच्छी लगी। अरे सुंदर पड़ोसन है, अच्छी लगेगी सबको, तो ट्रिक क्या बन जाएगी, नई पड़ोसन। नई से नाइट्रोजन, पड़ोसन से फास्फोरस, आई से आर्सेनिक, सबको से एसबी यानी कि एंटीमनी, और भाई से क्या हो जाएगा, बिस्मथ। ठीक है, ट्रिक है बेटा जी, इसका मेरे जिंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है। कहीं तुम सोचो कि सर कैसे से आदमी है, नहीं भाई, मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और बहुत खुश हूँ। सो यू एंजॉय दीज ट्रिक्स। ओके, ग्रुप 16 की बात करते हैं, तो ग्रुप 16 में अगर हम बात करते हैं, अच्छा बेस्ट ट्रिक, ठीक है, ओके ठीक है, चलिए। सो नई पड़ोसन आई सबको भाई। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप 16 की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, है ना। अभी ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। ये भी तुम मुझे रीजन बताओगे कि क्यों इनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने, अब देखो नई पड़ोसन आई, अब उसको थोड़ा बहुत बातचीत तो होगी ना, तो उसके लिए क्या लिखा ट्रिक मैंने, ओ सनम, ध्यान से देखना, ओ सनम, ओ सनम शिकवा तेरे, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। ठीक है, ओ सनम शिकवा तेरे प्यार में, तो ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, सनम से क्या हो जाएगा सल्फर, शिकवा से एसई सेलेनियम, तेरे से टीई और प्यार से पीओ। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दीज आर जस्ट द ट्रिक्स। ओके, ज्यादा फीलिंग मत ले लेना, ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी बच्चों, थोड़ी थोड़ी फीलिंग लेनी है, बिकॉज दीज आर जस्ट द ट्रिक्स। ओके, डोंट फील सो मच अबाउट इट। ओके, ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। देखो ये जो आपकी तैयार हो रही है पीडीएफ सीबी, ये याद करने का बस एक तरीका है। आपको पहले से कोई और तरीका मालूम है, और मेरे को मालूम है कि सबको कोई ना कोई ट्रिक मालूम होगी, बट हाँ कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ना मालूम हो, तो मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, उनको मैं सिखा रहा हूँ। सो आप लोग भी सुन लीजिए, क्या ही प्रॉब्लम है। मेन टॉपिक तो अभी थोड़ा सा बाद शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ग्रुप 16 हो गया, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 17 बच्चों। ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, हैलोजेंस की बात कर लेते हैं। अब हैलोजेंस के लिए क्या ट्रिक बना रखी है हमने, बहुत ही आसान, क्या है ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिक बन जाएगी, कैसे, फिर से क्या हो जाएगा फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टेटीन। ठीक है, ये हमारी बेसिक से ट्रिक हो गई। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 18 बच्चों, और ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। देखो कुछ समय पहले तक इसको इनर्ट गैस कहा जाता था, पर अब इनर्ट गैस नहीं कहते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि नोबल गैसेस में जैसे कि जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये मस्त कंपाउंड बना लेते हैं, तो फिर इनको मैं इनर्ट क्यों कहूं भाई, तो इसीलिए इनका नाम अब हम लोग नोबल गैसेस रखते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए। सो नोबल गैसेस की बात करें, सो नोबल गैसेस की ट्रिक क्या है, दो लड़कियां हैं, हीनी और करीना, हीनी और करीना एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, एक्सीलेंट रनर्स, वह दोनों के दोनों एक्सीलेंट रनर्स हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, ही से क्या हो जाएगा हीलियम, नी से नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, ठीक है, एक्सीलेंट से जेनॉन, और रनर से आरएन। ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन जाएगी।
आई होप सभी के दिमाग में घुस गई होगी। यह सारी के सारी ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बच्चों मैं ना थोड़ी सी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हीलियम की बात करना चाहता हूँ, है ना। अब जरा हीलियम की, अच्छा तुम्हें बचपन में सिखाया गया होगा कि जो हम लोग ब्लॉक बताते हैं वो किस हिसाब से बताते हैं, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस भी सब शेल में एंटर कर रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका ब्लॉक बता देते हैं, हाँ है ना, है ना। अब जैसे देखिए जरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते थे, ऑलवेज लुक एट, इसके लिए ट्रिक क्या होती थी बेटा जी, ऑलवेज लुक एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोकस करना होता था, हमें अपने आप ही ब्लॉक अपना समझ में आ जाता था। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं मैं 11 के अकॉर्डिंग, सबको आती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही आसान सी चीज है, बता दूंगा मैं फिर भी। सो कैसे लिखूंगा मैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस सब शेल में एंटर कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया ये जो बिलोंग करेगा ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, हाँ के ना, दिस बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। अब मैं थोड़ा सा अपना सवाल पूछने जा रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन शुरू होता है आज का हमारा बढ़िया सा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, आई वुड लाइक टू, अभी मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, अभी मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, आई कुडंट एबल टू रीड, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, आई विल रीड इट राइट नाउ, बस एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ लूं फिर आपसे पूछ लेंगे, है ना। चलिए, सो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ बेटा जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 होता है ना, हाँ या ना, है ना। अब अगर ये 1s2 है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने पहले बात कभी सोची है कि नहीं सोची है, अगर ये 1s2 है, सो 1s2 होने के साथ साथ जरा मुझे बताना कि इसका ब्लॉक क्या होगा, हीलियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। मैं कमेंट सेक्शन खोल के रखा है, आपको 1 मिनट देता हूं मैं, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए तो जरा कि हीलियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और तुमसे ब्लॉक पूछा, बस ये सवाल है। चलो बताओ मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो कि भैया कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा और क्यों, ठीक है। बेस्ट ट्रिक सर, इट्स अमेजिंग, थैंक यू बच्चों। यस, निशांत ने हमें बताया कि सर दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस बिकॉज ऑफ ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बेटा जी, जो जितने भी ऑक्सीजन फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं इनके ओर्स में हमें ज्यादातर मिलते हैं, शाबाश निशांत। इशिता ने हमें बताया कि निकोजेंस बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस सफोकेटिंग गैस, हाँ बिल्कुल, मतलब पॉइजनस गैसेस जो बनाते हैं उनको हम निकोजेंस की कैटेगरी में डालते हैं, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। ओके, यहां पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, टाइम अप, टाइम अप, देखते हैं कि आप में से किसी ने कोई जवाब दिया कि नहीं दिया। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि सर ग्रुप 14 को भी चालकोजन बोलते हैं, नहीं विश्वजीत नहीं बोलते बेटा, ग्रुप 14 को नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग कार्बन फैमिली के नाम से ही जानेंगे। ओके, सबने, गुरनीत ने, सचिन ने, निशांत ने और विश्वजीत ने, विश्वजीत बोलता है एस ब्लॉक, क्या बात है विश्वजीत, कमाल कर दिया। ओके, निशांत ने और वीना, वीना बोलती है नोबल गैस, नोबल, वीना नोबल गैस इज नॉट अ ब्लॉक बेटा। इशिता बर्नवाल ने बोला एस ब्लॉक। ओके, सो नाउ एक छोटा सा बेसिक सा एलिमेंट जिसको सब लोगों ने इतनी बार देखा है, हीलियम की इतनी चर्चा करी है और आज उसी एलिमेंट पे कंफ्यूजन है कि उसका ब्लॉक कौन सा है, सीरियसली ये भी तुम्हें दिक्कत दे रही है चीज। जीरो, क्या जीरो, क्या सुहेल, व्हाट जीरो, सुहेल अहमद खान, ठीक है बेटा जी। सो नाउ लेट अस डिस्कस, देखो ये बात बिल्कुल सच है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एस ब्लॉक पे एंड कर रही है, यानी कि वो एस सब शेल के अंदर एंड कर रही है। ओह ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखें तो हमें दिख रहा है कि वो एस पे एंड कर रही है, लेकिन बच्चों नो डाउट हमने जो ब्लॉक बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, दैट इज ट्रू। बट बेटा जी जो क्लासिफिकेशन हुई है ना
वो अल्टीमेटली एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हुई है। चाहे हीलियम में लास्ट में एस ब्लॉक में एस सब शेल में जा रही हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी नोबल गैसेस जैसी होती है, इसीलिए इसको हम अंत में भी पी ब्लॉक में ही कंसीडर करेंगे। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो इसका जवाब गलत मत करना। जैसे कुछ लोग मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर लोगों को लग रहा है एस ब्लॉक लग रहा है, बिकॉज बैलेंस नो 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 नो, एस नहीं आएगा, इसका आंसर पी ब्लॉक ही आएगा। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एस ब्लॉक बट इट इज द पार्ट ऑफ पी ब्लॉक ओनली बेटा जी, इसका आंसर पी ब्लॉक ही आएगा, क्योंकि प्रायर फैक्टर क्या होता है? प्रायर फैक्टर इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हमारी जो क्लासिफिकेशन हो रखी है ना, वो नो डाउट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हुई है, बट साथ ही साथ हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अब जैसे एस ब्लॉक एक तो गलत बता रहे हो और ऊपर से कोई एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, ठीक है? ओके, प्रवीण, विश्वजीत और निशांत, सो ध्यान रखो इस चीज का बेटा जी, ठीक है? आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। शैल आई प्रोसीड फर्दर? ठीक है जी, सो ये बातें क्लियर हो गई होगी। ये अभी तक हमने दो ब्लॉक्स पढ़ लिए बेटा जी यहाँ पर, एक तो मैंने एस ब्लॉक की आपको निमोनिक्स याद करवाए, एक मैंने पी ब्लॉक की निमोनिक याद करवाए, ठीक है? अब एस ब्लॉक के दो निमोनिक्स मैं फिर से याद करवाना चाहता हूं। एस ब्लॉक के दो निमोनिक क्या थे? पहला ग्रुप था हमारा हेलिना की रब से फरियाद, और दूसरा ग्रुप क्या था हमारा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सही है? सिमिलरली अगर हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 में, सॉरी पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक है। सबकी ट्रिक्स को एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। ग्रुप 13 की ट्रिक क्या थी? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 क्या थी? कैटरीना सिले जीन्स सलमान पहने। ग्रुप 15 क्या थी? नई पड़ोसन आई सबको भाई। ग्रुप 16 क्या है? ओ सनम शिकवा तेरे प्यार में। प्लीज घर पे बैठ के ये सब ट्रिक्स जोर जोर से मत बोलना, पता चले पीछे से आपकी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ रही है, कहीं आप बोल रहे हो सनम शिकवा तेरे प्यार में और आपकी मदर सुन रही है और वो पीछे से एक चप्पल उड़ा के फेंक रही है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप खुद है, ठीक है? ओके, ग्रुप 17 की ट्रिक क्या थी? फिर कल बाहर आई आंटी, और ग्रुप 18 था हीना और करीना एक्सीलेंट रनर्स। सब कुछ क्लियर है एकदम? अरे बढ़िया, एस ब्लॉक क्लियर, पी ब्लॉक क्लियर। अभी इनको टेबल में भी बांटेंगे तब और मजा आएगा, ठीक है जी? देखो काम की बातें पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल याद करते ही मैंने बोला कि मैं डायरेक्टली जंप करूंगा किस पे? जेड इफेक्टिव। और आज तुम्हारे दिमाग खुलने वाला है, क्योंकि जेड इफेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मजा आने वाला आपको आज, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फिर एच क्यों एस ब्लॉक में है? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है एस ब्लॉक से। क्या बात है सुहेल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने बेटा, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि फिर हाइड्रोजन क्या है? तभी तो बेटा जी हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल सी है ना? तभी तो उसकी पोजीशन सही से डिसाइड नहीं हो पाती है। अभी के लिए हमने उसको उसमें डाला हुआ है, बट इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी येट, अभी तक भी, ठीक है सोहेल? वेरी गुड क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, एक्सीलेंट बच्चा, बट इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम, अभी भी सॉल्व नहीं है, ठीक है? ओके निशांत, क्यों तुम्हें हंसी आ रही है भाई? ठीक है, ओके चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड बच्चों। सो ये हमारा था एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ओके? अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं। चलिए डी ब्लॉक के अंदर घुसते हैं, और डी ब्लॉक को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डी ब्लॉक का ना जरूरत आपको कहां कहां पे पड़ता है? डी ब्लॉक इटसेल्फ, डी एंड एफ ब्लॉक, फिर उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन भी उसी में चलेगा और ओएमसी भी उसी में चलेगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो अगर वो याद होंगे, उनके एटॉमिक नंबर याद होंगे, तो मल्टीपल जगह पे फायदा मिलता है, ठीक है? ओके चलिए लेट्स बिगिन विद द डी ब्लॉक। ओके लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डी ब्लॉक याद करेंगे अब लोग, अब हम लोग। और डी ब्लॉक के रिलेटेड एक बात याद रखना कि डी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप वाइज याद नहीं रखेंगे, डी ब्लॉक को हम लोग पीरियड वाइज याद करेंगे, पीरियड वाइज, ठीक है? डी ब्लॉक किस किस से होता है? इसके अंदर 3 सीरीज होती है बेटा जी, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ये हम याद नहीं करेंगे, मोस्टली रेडियो एक्टिव होती है, तो इसको गोली मार दो, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है बेटा जी। अब अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं तो ये लाई करता है 4th पीरियड में, 3D सीरीज है बट लाई 4th पीरियड में करता है, यह 5th पीरियड में लाई करता है, और यह 6th पीरियड में लाई करता है, ठीक है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इससे रिलेटेड भी, ओके बच्चों? चलिए तो आज हम सबसे पहले एक बार अपना 3D सीरीज याद करें क्या? चलो 3D सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, सब लोगों ने अलग अलग
अच्छा, ट्रिक्स बहुत अच्छी है, थैंक यू निशांत। आई होप आपको याद हो जाएगा इसी बहाने पीरियोडिक टेबल, ट्रिक अच्छी हो तो याद जल्दी हो जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब 3D सीरीज की। चलो 3D सीरीज को अब हमारा गोल है पढ़ना। आइए 3D सीरीज पे जरा ध्यान देते हैं। 3D सीरीज, ठीक है जी। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने, ट्रिक बहुत ही आसान है सिर्फ, ठीक है। ये ट्रिक इतनी बढ़िया ट्रिक है ना, आप इस ट्रिक को पब्लिकली बोलो, आराम से मस्त बोलो। अगर अभी पहले ट्रिक बताता हूँ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। पब्लिकली भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर फंस गए तो बोलना ट्रिक है, बात बन गई तो बन गई। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है सिर्फ तुम विवाह, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, कहेगा झंडू, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। बहुत ही प्यारी ट्रिक बनी इससे। चलिए अब इस ट्रिक को हम लोग बोल देते हैं, तो ट्रिक से क्या आएगा, सिर्फ से क्या हो जाएगा SC, तुमसे TI, विवाह से V, कर लो से CR, मुझसे से MN, फिर से आयरन, कोई से कोबाल्ट, नहीं से निकल, कहेगा से कॉपर, झंडू से जिंक। है ना आसान से ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनती है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। समझ में आया कि नहीं, है इजी, वेरी इजी। ओके ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर याद एज इट इज हो जाएगी तो हमें बहुत फायदा मिलता है। अभी पीरियोडिक टेबल जब पूरा बनाएंगे तो इन सब का काम आएगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास 3D सीरीज। अब 3D सीरीज की बात हो चुकी हो तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4D सीरीज की बात करते हैं। जब हम 4D, देखो प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, अब यारी दोस्ती की बातें कर लेते हैं। सो 4D सीरीज की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर ट्रिक होती है यारी, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत, मौत तक, मौत तक रुकावट रहा पड़े, आग, आग में कूद, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद, ठीक है। यारी मौत तक निभाएंगे, रुकावट रहा पड़ी, आग में कूद। सो इसकी क्या बन जाएगी, यारी से क्या हो जाएगा Y, जरा से ZR, निभाना से NB, मौत से MO, तक से TC, रुकावट से RU, राह से RH, पड़े से PD, आग से AG और कूद से कैडमियम। समझे कि नहीं समझे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो ये ट्रिक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। प्लीज इसको भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये वाली भी, काफी काम आती है, काफी इसकी जरूरत हमें पड़ती रहती है, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट बात अब हम करेंगे यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट 5D सीरीज की बात कर लेते हैं अब हम फटाफट से। सो एन आई टॉक अबाउट 5D सीरीज बच्चों, सो 5D सीरीज की ट्रिक क्या बन जाएगी, 5D सीरीज की ट्रिक बहुत ईजी है। ट्रिक इज ला हफ्ता, हफ्ता समझते हैं आप लोग, जो वसूली करते हैं, है ना। ला हफ्ता W रे, W बंदे का नाम है, ला हफ्ता W रे, उससे इधर, उससे इधर पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ला हफ्ता W रे, उससे इधर पिटाई और होगी। समझ में आ गई बात। सो इसमें क्या बन जाएगा, ला से LA, हफ्ता से HF, ता से TA, W से W, रे से रे आरी, उससे से ऑस्मियम, इधर से IR इरिडियम, पिटाई से PT प्लैटिनम, और से AU गोल्ड, और होगी से HG बोले तो मर्क्यूरी। HG के बारे में भी आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मजा आएगा अभी HG के बारे में भी जान के कुछ बातें। HG को अभी हम लोगों ने रखा है संभाल के, HG के बारे में बहुत ही मस्त बातें करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखो, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी सी बातें हैं ये तो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ बेटा जी हमारे यहाँ पे 3 ब्लॉक समाप्त होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक, एक तो S ब्लॉक, एक P ब्लॉक और एक D ब्लॉक, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक्स आपको ढंग से याद होने चाहिए। अभी इनको टेबल में कैसे प्लेस करना है वो भी अभी हम करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, है ना। टेबल की प्लेसमेंट अभी सिखा देता हूँ मैं आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना तुमको अभी तक आना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ब्लॉक की, दैट इज द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एफ ब्लॉक का भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पड़ा रहता है, जैसे कि बोलेगा वाई बी से रिलेटेड उसका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ लेगा या अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। सो अगर आपको याद है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आपके लिए ये सब बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझें एफ ब्लॉक को। ठीक है, आप में से किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क। I am here, I will read your doubts, I will ask your I will take your questions as well, so you are free to project your questions। ठीक है बच्चों, चलिए सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। When I talk about F block, so F block में दो सीरीज होती है, एक को बोलते हैं हम लोग 4F सीरीज और दूसरे को बोलते हैं हम लोग 5F सीरीज। यह दो टाइप की सीरीज इसके अंदर होती है, वेरी इजी है ना, दो टाइप की सीरीज होती है, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। और ये जो दो टाइप की सीरीज होती हैं, ये 4F सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, 4F सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स और 5F सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनॉइड्स। ठीक है जी, एक्टिनॉइड्स हम लोग फिर कभी याद करेंगे, आज सिर्फ हम लैंथेनॉइड्स तक ही याद करेंगे। लैंथेनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब लैंथेनॉइड्स की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है यहाँ पर। ओके सर, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, उससे इधर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, लाया हूं तेरे वास्ते रहमत और इश्क पर सोने मरने। ओ माय गॉड, लाया हूं तेरे वास्ते रहमत और इश्क पर सोने मरने। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, ये मुझे और बढ़िया लग रही है सोहेल, जबरदस्त ट्रिक बताई भाई। चलो ठीक है, मैं अगेन आई एम सेइंग, जिसको जो याद है गो फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपको यही ट्रिक याद रखनी है, गोल इज कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, बस ये गोल है। सही है, चलो अब इसकी ट्रिक क्या है, 4F सीरीज की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। तो इसकी ट्रिक होती है हमारे पास, ट्रिक इज लाके प्यार, लाके प्यार ना दिया, लाके प्यार ना दिया। ठीक है, बड़ी मस्त सी ट्रिक है। लाके प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी, दो लोग हैं, पम्मी सम्मी, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया, तब दिया होकर इंजीनियर, होकर इंजीनियर, इंजीनियर तुम्हारा, तुम्हारा यबलू। जैसे किसी को खत लिखते हैं ना, तुम्हारा प्रिय तो तुम्हारा यबलू। ठीक है, ट्रिक है बच्चों, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। दोबारा से बोल के सुनाता हूं मैं, लाके प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। ठीक है, जैसी आवाज वैसा लिख देंगे अब इसके सामने, बहुत ही आसान है। सो ला से क्या हो जाएगा, LA, के से CE, प्यार से PR, नादिया से ND, पम्मी से PM, सम्मी से SM, EU से EU, गुदगुदाई से GD। ठीक है, तब से TB, दिया से DY, होकर से HO, इंजीनियर से IR, तुम्हारा से TM और यबलू से YB एंड LU। ठीक है जी, ये हो जाएंगे हमारे के सारे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी कौन से वाले, दीज आर दी लैंथेनॉइड्स बच्चों, ये हमारे लैंथेनॉइड्स हो गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एक्टेनॉइड्स फिर कभी करेंगे। सो आई होप लैंथेनॉइड्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी भाई बोलो, लैंथेनॉइड्स समझ में आ गए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं था लैंथेनॉइड्स, बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, अब इस सारे के सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्यों ना हम एक साथ करके लिख दें, ताकि हमारा लिखना आसान हो जाए, और फिर हम लोग मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज दी जेड इफेक्टिव, बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ओके, तब तक के लिए किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आई विल एंटरटेन योर डाउट्स, प्लीज पूछिए, जो भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर चलें आगे, चलो ठीक है, फिर कोई सवाल नहीं है तो गुड है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे सारा का सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखने जा रहे हैं। आइए आइए मेरी मदद कीजिए, चलो लिखते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। सो क्या ट्रिक था बोलो, है ली ना की रब से
फरियाद। इसमें क्या था? अच्छा बेटा, ये जो है लिथियम के आगे से शुरू होता है, तो ट्रिक क्या थी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यह वाला जो है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। ठीक है, अब फोर्थ पीरियड में ही हमारा डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो डी ब्लॉक को बनाते हैं यहां पर। तो कैसे था डी ब्लॉक, बोलो जल्दी। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू। ठीक है, इसके नीचे वाली सीरीज क्या थी? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, रहा पड़े आग में कूद। देखो पता चल रहा है ना अब हमें कि कोबाल्ट के नीचे आरएच आता है, निकल के नीचे पैलेडियम आता है, इससे आइडिया लग जाता है बस, और कुछ नहीं है। इसका क्या था? ला हफ्ता डब्ल्यू डब्ल्यू। अब जैसे पता चल गया कि टंगस्टन जो है वो डी4 वाला हो गया है ना। अब टंगस्टन के वैलेंस में डी4 आएंगे, आसान हो गया हमारे लिए। डब्ल्यू रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। कौन सा ब्लॉक हो गया? ये डी ब्लॉक हो गया। ठीक है जी, अब इसके सामने ही हम लोग यहाँ पे पी ब्लॉक शुरू करते हैं। सो अब यहाँ पे आएगा ग्रुप नंबर 13। चलिए ग्रुप नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इधर एंड बिल्कुल इसके सामने से शुरू करूंगा मैं यहाँ पे, लगभग यहाँ से। ठीक, क्या थी? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, यहाँ पे क्या थी अगली फैमिली की? कैटरीना सिले जीन्स सलमान पहने, नई पड़ोसन आई सबको भाई, ओ सनम शिकवा तेरे प्यार में, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ही नी और करीनी एक्सीलेंट रनर्स। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पे मैं नीचे लिखना चाहता हूँ लैंथोनॉइड्स लिखना चाहता हूँ। इधर से मैं लिख रहा हूँ बच्चों 4F एंड 5F। तो 4F क्या था? ला के प्यार नादिया पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा तुम्हारा यबलू। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। चलिए अब इसको एक टेबल के जैसा दिखने वाला भी बना देते हैं कि टेबल जैसा कुछ कुछ दिखे ये। ठीक है जी, ठीक है जी, टेबल की तरह हो गया हमारे पास अब ये। ओके, यस, नाउ दिस लुक्स लाइक अ टेबल। ओके, ये हीलियम रह गया बाहर, हीलियम को भी डालो अंदर। अब ठीक लग रहा है ना? और ये 4F और 5F सीरीज भी है नीचे, इसको भी रख लो समेटो। ओके,
सो हियर इज द पीरियोडिक टेबल, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया एंड आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, हर एक को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11 एंड 12, ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। आपको अच्छा वाला मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो इस तरफ दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एस ब्लॉक कह देते हैं। दिस इज माय एस ब्लॉक, यू नो वेरी वेल, दिस इज योर एस ब्लॉक। ठीक है, इधर जो बीच में दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक, ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि एस और बी के बीच में ट्रांजिशन की तरह है, और ये वाला हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, और नीचे वाला हिस्सा आपको पता है ये वाली जो चीज है इसको अपन एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दिस इज माय एफ ब्लॉक। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने है बच्चों। आई होप ये टेबल क्लियर हो गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, ओ बड़ी सारी ट्रिक्स आ रही हैं। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रूह रो पुकारेगी आज, ओ माय गॉड, नहीं पसंद ऐसी सब बिरयानी, कहे शिव गे सुने पार्वती कार्बन फैसर। आपने आसान कर दिया पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, दैट इज माय जॉब कि आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल आसान हो जाए। ठीक है भाई, आई लव योर ट्रिक्स, बहुत ही फ्रेश कंटेंट आप लोग लेकर आए हो, मजा आ गया भाई। ठीक है, आई होप आपको भी ये ट्रिक्स याद हो गई होंगी। फटाफट से मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, दिल के अंदर समा जाए। यहां से शुरू करेंगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर आ जाइए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कैटरीना सिले जीन्स सलमान पहने, नई पड़ोसन आई सबको भाई, ओ सनम शिकवा तेरे प्यार में, फिर कल बाहर आई आंटी, हिनी और करीनी एक्सीलेंट रनर्स। सही है, अब डी ब्लॉक पे आ जाते हैं। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा झंडू, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, उससे इधर बिटाई और होगी। और एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पब्लिक एफ ब्लॉक भूल जाती है। फॉर एफ सीरीज, लाके प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलो। ठीक है जी, तो इसी के साथ साथ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहीं पे होता है खत्म। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना एटलीस्ट खत्म होता है फॉर गॉड सेक। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम मेन टॉपिक्स की तरफ चल सकते हैं। और मैं कल सभी से उम्मीद करता हूं कि कल आप सभी लोग जब इस क्लास में बैठे तो अपनी कॉपी में खुद से खुद ब खुद एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने आप पहले बना के बैठे। ठीक है, एग्जाम देने भी जाओ तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगे हो तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना लो, तुम्हारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर याद है तुमको हर एक की पोजीशनिंग पता है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। और जैसा कि आज के लेक्चर का आपको मालूम है, अगला जो हमारा गोल है दैट इज जेड इफेक्टिव, बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही ज्यादा मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ पढ़ के। चलिए इस टॉपिक को शुरू करूं मैं। हाँ भाई, आर यू गाइस रेडी? अरे तैयार हो? चलिए तैयार है सब लोग। आइए इस टॉपिक को ओएस स्टाइल से तेल पॉलिश। ओके बस सर, आज बहुत मजा आया, अच्छे से याद रह गया पीरियोडिक। ठीक है बच्चों, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। भाई सुहेल, ऑस्ट्रेलिया भी को भिखारी बोल दिया भाई तूने। चलो एनीवेज, ठीक है ठीक है जी। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़ी सी कहानी थोड़ी सुनने वाली है ना, थोड़ा सा ज्ञान हम लोग लेंगे। कान खोल लो एकदम, क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं आप तुम्हें बहुत ही ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, जेड इफेक्टिव हमारे टॉपिक का नाम है आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं। बस खत्म हो से टेपो ऑक्सीजन फैमिली। हाँ जी भाई, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आई नो यू आर ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सेकेंड ग्रुप। ठीक है ओके, कन्या बाद में देंगे, पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो पहले। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ बच्चों। सो अब हम यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारे टॉपिक की जान है, जो कि आज का हमारा स्टार टॉपिक है। जेड इफेक्टिव, बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी के अंदर बेटा जी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सिखाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। चलिए शुरू करें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि सबका ध्यान एक तरफ केंद्रित रहे। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो टॉपिक करने जा रहे हैं इट इज गोइंग टू बी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट।
नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या चीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर के चार्ज के साथ साथ हम लोग समझेंगे क्या, आज हम लोग समझेंगे बहुत सारी एक्सेप्शंस जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती रहती हैं और उनके बारे में हम लोग ढेर सारी बातें पढ़ते रहते हैं, सारा कुछ सिमट के आ जाएगा अब आपके सामने। आइए सुनते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब ही क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने से पहले एक छोटी सी एनालॉजी लेंगे हम लोग, एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान के चलना कि जो न्यूक्लियस है ना वो एक लाइट के बल्ब की तरह है, ठीक है। न्यूक्लियस एक लाइट बल्ब है जो कि ऐसे रखा हुआ है ना, ये मान के चलो मेरा हाथ न्यूक्लियस है, इसमें से रोशनी निकल रही है, जो भी रोशनी इसमें से निकल रही है वो उसकी न्यूक्लियस की पावर है, न्यूक्लियस की शक्ति है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मेजरली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात हम सबको मालूम है, दिस इज वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है डीपली। देखो मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक प्रकार का बल्ब है, ठीक है, तो इसके ऊपर s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। तो मान के चलो बेटा जी कि जो s ऑर्बिटल है ना वो एक मोटी रजाई की तरह है। s ऑर्बिटल क्या है, मोटी रजाई की तरह। अगर मैं इस न्यूक्लियस के ऊपर एक मोटी रजाई डाल दूंगा तो नेचुरल सी बात है न्यूक्लियस की लाइट वहीं पे रुक जाएगी। मतलब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो बेटा जी ये मेरा न्यूक्लियस है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर से एक पावर निकल रही है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसके चलते सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके टुवर्ड्स पुल हो रहे हैं, जिसके चलते एटम जो है वो स्टेबल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ना होता इलेक्ट्रॉन उड़ जाते, सो एटम स्टेबल इसकी वजह से हो रहा है। अब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, सो मान के चलिए बेटा जी कि s ऑर्बिटल एक मोटी रजाई की तरह है। ये वाली जो मैंने ऑर्बिटल बनाई ये मेरी s ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको आप s ऑर्बिटल कंसीडर कीजिए कि लेट्स सपोज ये वाली मेरी s ऑर्बिटल है और जो s सबशेल है, s सबशेल बोल देता हूं चलिए मैं, जो s सबशेल है मान के चलिए कि वह एक मोटी रजाई की तरह है। तो अगर मान के चलो कि मैं एक लाइट बल्ब के ऊपर एक मोटी रजाई डाल दूंगा, तो क्या बल्ब की लाइट बाहर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। समझ आया? यानी कि s ऑर्बिटल ने जो न्यूक्लियस की चार्ज बाहर आ रहे थे, यानी कि न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ थी बाकियों को खींचने की, वो s ऑर्बिटल के आने की वजह से कम हो गई। माने अगर s ऑर्बिटल के ऊपर एक p ऑर्बिटल पड़ी हुई है, एक पी सबशेल पड़ा हुआ है, सो जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पी पे न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए, पी पे उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा है, जबकि पी पे उसके मुकाबले कम न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को किसने स्क्रीन किया, किसने स्टॉप किया, किसने शील्ड किया? एस ऑर्बिटल ने शील्ड किया। तभी हम लोग बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज हाई। समझे कि नहीं समझे? तो एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने एक स्क्रीन की तरह काम किया। देखो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने दो काम किए बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दो काम करते हैं, अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये है ना। वो क्या करते हैं, एक तो न्यूक्लियर के चार्ज को रोकते हैं और दूसरा ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर की तरफ भी पुल करते हैं, इनको बाहर की तरफ धकेलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल ही करेगा ना। ये सारी के सारी जो रिपल्शन वाली चीज है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब कि एस ऑर्बिटल ने एक मोटी रजाई की तरह काम किया और न्यूक्लियर की शक्ति को बाहर जाने से रोका। अब पी ऑर्बिटल मान के चलो बेटा जी, पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल मान के चलिए एक कंबल की तरह। अब कंबल भी अगर न्यूक्लियस के ऊपर डाल दोगे तो नेचुरल सी बात है कि कंबल भी लाइट को रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन उतना नहीं रोकेगा जितना एस ऑर्बिटल रोक रहा था। अब जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल एक पतली सी चादर की तरह है। अगर तुम बल्ब के ऊपर एक पतली सी चादर डाल दोगे तो कितना ही फर्क पड़ेगा भाई, हाँ या ना? डी ऑर्बिटल एक पतली चादर की तरह है, अगर तुम बल्ब के ऊपर एक पतली चादर डाल दोगे अभी भी बल्ब की लाइट बाहर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जबकि जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल एक पतली सी चुन्नी की तरह है, पतले से दुपट्टे की तरह है, अगर आपने चुन्नी उसके ऊपर डाल दी तो बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लाइट बाहर निकलेगी ही निकलेगी। अब इस एनालॉजी से मेरा क्या अभिप्राय है, आइए इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा जी, इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहता हूं। मतलब अगर इसको सिंपल इंग्लिश भाषा में बोला जाए तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा कौन स्क्रीन करता है? एस, देन पी, देन डी, देन एफ।
तभी हम लोग बोलते हैं कि डी एंड एफ ऑर्बिटल, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि नोट करके कंक्लूजन हमारा यह मिला कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स have what? Have poor shielding effect. पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं बेटा जी। ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाली बात है ना, इसको तुम मामूली बात ना समझना। आधी से ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें नाचती है ना, वो इस पुअर शील्डिंग की वजह से नाचती है। मैं एक नहीं तुम्हें 1000 एग्जांपल दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट, सारी के सारी इस पे डिपेंड करती है बेटा जी, जो कि क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब कैसे? चलिए मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देने शुरू करता हूं। अब याद करो बच्चों, एफबाउ ने तो एक प्रिंसिपल दिया था, है भाई। एफबाउ ने तो प्रिंसिपल दे दिया, एक थ्योरेटिकल बात बता दी। एफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? एफबाउ का प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना है कभी? नाम सुना है एफबाउ का? एफबाउ का प्रिंसिपल क्या कहता था? एफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है, एफबाउ प्रिंसिपल कैसे दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of energy, increasing order of energy of subshells, है कि नहीं? और एनर्जी का इसने कैसे कंसेप्ट दिया था? इसने बोला था कि यदि आपको एनर्जी देनी है, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस n, जहां पे n हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो जाएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। यही बोला था उसने, हाँ के ना? याद करो, ठीक है, यही बोला था। तो इसीलिए हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक बनाई, सो अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सो हम लोग किस तरीके से ट्रिक बनाया? मैंने ट्रिक कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये सब ट्रिक व्रिक हो गया। इसके पीछे जैसे हमने क्या लिखा, इस तरीके से लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p6 के बाद क्या भरा जाता है? 3p6 के बाद भरा जाता है बच्चों 4s2 एंड देन 3d भरा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मैं यही समझाना चाहता हूं। देखो सब लोग बोल देते हैं कि एफबाउ प्रिंसिपल की वजह से, एफबाउ प्रिंसिपल, कभी इसको फिजिकली समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या है 4s के पास जो कि उसको जल्दी भरना पड़ रहा है। देखो आओ समझते हैं। मान के चलो ये न्यूक्लियस है, हाँ या ना? ये न्यूक्लियस है, ये मेरी 3d ऑर्बिटल लाई कर रही है। दिस इज माई 3d ऑर्बिटल, सही है। अब 3d ऑर्बिटल के ऊपर 4s ऑर्बिटल लाई करिए। ये 3d है, मेरा जो ये वाला हैंड है जो मैं रोटेट कर रहा हूं, जो मैं मूव कर रहा हूं, ये मेरी 3d ऑर्बिटल है। ये जो ऊपर वाला हैंड है जिसमें वॉच है, ये मेरी 3s ऑर्बिटल है, सॉरी 4s, आई एम सॉरी, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है। नीचे न्यूक्लियस लगा हुआ है। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? कि इन ऑर्बिटल्स को नीचे अपनी तरफ खींचना, हाँ के ना? अब न्यूक्लियस को इनको अपनी तरफ खींचना है, सो 3d ऑर्बिटल जो है, ये जो 3d ऑर्बिटल है जो हिल रही है, 3d ऑर्बिटल नेचर में कैसी है? डिफ्यूज्ड है। देखो कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं एज अ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन मैं इसको बताऊंगा गुड लीकेज इफेक्ट। लीक ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें छेद है, यानी कि ये डिफ्यूज है, इसमें छेद है। तो इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर लीकेज है, इस ऑर्बिटल के अंदर लीकेज है। अगर इसके अंदर लीकेज है तो न्यूक्लियस तो स्ट्रांग होता ही जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। सो न्यूक्लियस अगर स्ट्रांग होता जा रहा है, और इस ऑर्बिटल ने, ये वाली ऑर्बिटल ने, ये वाले हैंड ने अगर मना कर दिया कि मैं तो न्यूक्लियर को चार्ज को होल्ड ही नहीं करूंगी, तो न्यूक्लियस का सारा जोर बच्चों किस पे चलेगा? 4s पे चलेगा। और यही कारण होता है कि 4s ऑर्बिटल अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन को लीव करके नीचे चली आती है। यानी कि 4s ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस अ इफेक्टिव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 4s ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस more effective nuclear charge in comparison to the theoretical value. Why? Because 3d has a poor shielding effect. 3d का shielding poor है, जिसकी वजह से the 4s orbital comes closer to the nucleus. अगर ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ गई, यानी कि वो 3d के ऊपर चिपक गई। अरे बोलो हाँ के ना? अगर वो 3d के ऊपर चिपक गई, एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने जरूर बोल रहा हूं कि 4s ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वो कि वो नीचे आ गई या फिर वो न्यूक्लियस के क्लोजर आ गई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो थर्ड शेल को फाड़ के अंदर बढ़ गई। ना 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 ना, आज भी वो है 3d के ऊपर ही, 3d के बिल्कुल क्लोज आ गई बेटा जी, लेकिन 3d से है आज भी वो अबव ही, 3d को फाड़ के अंदर नहीं चली गई थर्ड शेल के। ऐसा कभी भी नहीं होता है, समझ आई बात? सो 3d के क्लोज आ गई, और 4s भी उसी लेवल पे है, 3d भी उसी लेवल पे। अब इलेक्ट्रॉन को चॉइस मिल रही है कहां जाए। इलेक्ट्रॉन वहीं तो जाना चाहेगा ना जहां पे उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में बढ़ता है इन कंपैरिजन टू 3d में बढ़ने की। तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, उसके बाद 3d में जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी,
अरे तो है तो आज भी ऊपर 3, आज भी ऊपर है तो 4s ही। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो आयोनाइज करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलते हैं? 4s से निकलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई एक्सेप्शन नहीं होता इनऑर्गेनिक में, सब अंडरस्टैंडिंग होती है। एक्सेप्शन शब्द सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल किया जाता है। कब कब? 3 बार एक्चुअली, 3 बार इस्तेमाल किया जाएगा एक्सेप्शन शब्द। मैं तो कभी नहीं करूंगा। एक, किसी को उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता है, ठीक है। नंबर दूसरा, टीचर कब एक्सेप्शन शब्द इस्तेमाल करेगा? पहला ही रीजन बहुत बड़ा है कि एक्सेप्शन है, पता ही नहीं रियल रीजन क्या था एक्सेप्शन बोल के, क्योंकि एक्सेप्शन जब बोल दिया ना, सो मैंने पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन को एलिमिनेट ही कर दिया। अब तुमने बोला कि सर 4s पहले क्यों भरते से, बोलो बेटा एक्सेप्शन है। क्या क्या ही तुम कितनी ही बहस कर लोगे मेरे से, है ना, क्या ही बोल दोगे। तो मेरे को क्योंकि रीजन नहीं पता होगा तो मैं बोल दूंगा एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है ना इसके पीछे। तो रीजन बताया ना मैंने अभी अभी। सो एक तो तब बोलता है टीचर एक्सेप्शन जब उसको आता नहीं होता। दूसरा वो तब बोलता है जब सामने वाला सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो, क्लास इतनी अच्छी ना हो, या फिर दूसरा वो तब बोलता है जब बच्चों का सामने लेवल ही ना हो वो बात जानने के लिए, वो बात अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो बोलती है एक्सेप्शन और काम चल गया। तभी हम छोटे बच्चों को बोल देते हैं एक्सेप्शन है। लेकिन तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो, तुम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, इतना तुम्हारे दिमाग का लेवल अभी सब वक्त है कि तुम एक्सेप्शंस को ना सुन सुन के रियल केमिस्ट्री को सीखो। क्योंकि रियल केमिस्ट्री सीखोगे तो बच्चों एग्जाम अपने आप क्रैक होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, तुम फिर इंटरेस्ट से पढ़ोगे। समझ आ रही है बात? सो आज तुम्हें रियल रीजन समझ में आया कि पहले 4s क्यों भरेंगे। और ये एक बात है, अभी तो मैंने एक बात बताई है। तुम डेप्थ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर तुमने पकड़ लिया ना कॉन्सेप्ट को, मैं तुमको बता रहा हूँ आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म होगी तुम्हारी लाइफ की। अगर तुमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, तुम्हें देखो बेटा जी, पीरियोडिक टेबल में कितनी सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सुना होगा तुमने, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा, बहुत सारी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा। मैं सारी के सारी कॉन्ट्रैक्शन को एक ही चीज में बांट के पढ़ा सकता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और खत्म हो जाएगा टॉपिक, है ना। सो दैट इज हाउ यू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हाउ यू गो फॉर द सब्जेक्ट। ओके, जनरलाइज करो, अपने टॉपिक को ब्रॉड करके पढ़ो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। नाउ आई एम लुकिंग टू द कमेंट सेक्शन, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए, और कोई कुछ कहना चाहता है तो कहिए, जल्दी बताओ मुझको फटाफट से। ओके Tell me if you have understood this or not. Hurry up. किसी को कुछ नहीं पूछना? बड़े होशियार हो तुम तो, कुछ भी नहीं पूछना किसी को, कमाल है। अंडरस्टूड, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, गुड है। हाँ इशिता, बिल्कुल N+L रूल पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा जी, बट मैं आपको फिजिकल मतलब बता रहा हूँ कि एफबाउ ने N+L रूल बनाया कैसे, क्या उसके पीछे दिमाग आया होगा, समझ आया? N+L रूल तो एक रूल है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, उसका रियली में मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब इशिता का यहाँ की एनर्जी 4s की कम होती है या 3d की कम होती है? इशिता बेटा, यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आया। N+L रूल फिलिंग के अकॉर्डिंग बताता है, मैं आपको फिजिकल मतलब बता रहा हूँ कि पहले 4s क्यों भरा गया 3d के मुकाबले, ठीक है। N+L रूल मतलब, तुम तो क्या बात कर रही हो, मैंने सारी बात समझाई कि N+L रूल कैसे आया, फिर तुम वही बात बोल रही हो, मतलब सारी रामायण खत्म कर दी मैंने, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, फिर तुम बोलती हो कि बताओ सर सीता किसका बाप है ना। ऐसे थोड़ी होता बेटा। सो सीता बाप नहीं है, सीता माता है ना, ठीक है। एनीवेज, आई होप समझ में आ गई होगी बात, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो आई कैन सी कि सबको समझ में आ गया है। प्रिया, इशिता, ज्योति, प्रवीण, आज ये डाउट भी क्लियर हो गया सर, ठीक है। तो अभी तक ये डाउट था। सिमरन, अभी समझ में आया? सिमरन मलिक, चलो गुड।
आई होप मैं आपकी नॉलेज में कुछ ऐड कर पा रहा हूँ और कुछ आपको सिखा पा रहा हूँ, और अभी तो ये तो शुरुआत है बेटा जी, अभी तो तुम देखना क्या क्या भयंकर भयंकर बातें सीखोगे तुम मेरे से, ठीक है। चलो, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। ये और इस फिनोमिना को, इस पूरे फंडा को जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इस पूरे फंडा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्लियर हो गया है, ठीक है सर, ये डाउट भी क्लियर हो गया सर, ठीक है। चलो, अब एक चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही रिलेटेड है, जेड इफेक्टिव से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ के। व्हाट इज दिस रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन? आओ दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एकदम लवली सा टॉपिक है। रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या कहता है? अभी अभी मैंने समझाया, कहता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर shielding effect of d and f orbital, है ना, ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल होता है। मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ये मेरी 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 5s ऑर्बिटल है और ये 6s ऑर्बिटल है। यह सारी के सारी ऑर्बिटल्स, ये इनकी थ्योरेटिकल पोजीशन है, ये इनको छोड़ के कुछ कुछ हद तक आगे चली आती है। ये नया 4s है, ये 5s है और ये 6s है ना। सो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन बोले तो इनकी थ्योरेटिकल पोजीशन, और डॉटेड लाइन बोले तो इनकी एक्चुअल पोजीशन, और इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इट बिकम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस की और पास चला जाता है। आ रहा क्लियर? ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास ऑल द कॉन्ट्रैक्शंस, all the contractions, all the contractions can be explained, can be explained by the concept of relativistic contractions। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसका बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं जिससे कि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखो बेटा जी, ये जो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये इतना शानदार टॉपिक है ना कि इससे कुछ हद तक हम लोग इसकी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं। कैसे? जैसे देखो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आएगी। आपने सबने सुना है मर्करी के बारे में, सुना है ना? मर्करी क्या होता है? Hg होता है। हाँ के ना, जल्दी बताओ मुझको फटाफट से। मर्करी Hg है ना। और अब मर्करी के बारे में आप लोग जानते हैं, मर्करी की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सही है। अब मर्करी जो होता है वो D10 होता है ना, D10 होता है। अब 3D10 4D10 ये 5D10 होता है। 5D10 होता है ये वाला। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 5D10 4F14 एंड 6S2 एंड 6P0, है ना। कुछ इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या रोल है, क्या फंडा है। आइए इसको समझते हैं। देखो जी, आप सभी लोग जानते हैं कि मरकरी जो होता है अपने अगल बगल, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबके मुकाबले एक मरकरी ही ऐसा है जो कि लिक्विड होता है। यस और नो? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली बात मैं आपको बता रहा था ना, तो यहाँ पे मैं एक और बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट करके ये बात जान लीजिए कि ये जो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना बेटा जी, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, इट स्टार्ट्स एट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
principal quantum number 4 and it is maximum at principal quantum number 6. 6 पे क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि 6 से पहले 4f ऑर्बिटल लाई करता है. ठीक है, ओके. आइए देखते हैं अब मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था. फिजिकल स्टेट, इसकी जो लिक्विड होती है उसके पीछे रियल रीजन क्या है? फिजिकल स्टेट. ठीक है जी, आओ इसको समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखो बेटा जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ये मेरी 6s ऑर्बिटल, ठीक है, ये 6s ऑर्बिटल है. ध्यान से सुनना कि मरकरी के पास क्या स्टोरी थी कि बेचारे मरकरी को क्यों इतना आपने लिक्विड बना दिया और बाकी सब क्यों सॉलिड है, उसके ऊपर सॉलिड, नीचे सॉलिड, दाएं सॉलिड, बाएं सॉलिड. मरकरी ही क्यों लिक्विड? भाई मरकरी ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि इस बेचारे को तुम लिक्विड बोल रहे हो और बाकी सब सॉलिड सॉलिड सॉलिड. मरकरी की कहानी सुनते हैं. अब देखो मरकरी की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये मेरी 6s ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, 6s ऑर्बिटल, नीचे 4f भी लाई करती है. अरे 4f होती है ना उसके नीचे पीछे, तो 4f ऑर्बिटल. यह है मेरी 6s ऑर्बिटल, ये वाली जो है मेरी 6s ऑर्बिटल है. और 6s के ऊपर लाई करती है 6p ऑर्बिटल. बोलो बच्चों हाँ के ना? 6s के ऊपर कौन लाई करती है? 6p. अब ऑब्वियस सी बात है 6s और 6p दोनों के दोनों सेम शेल के अंदर है, दैट इज 6th शेल के अंदर है. समझ आ गई बात? तो 6th शेल के अंदर है और उसके नीचे 4f ऑर्बिटल है. अब हमें जाना कि 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है, यानी कि 4f की जो क्षमता है न्यूक्लियर के चार्ज को रोकने की, वह बहुत ही पुअर है. ये वाला जो मेरा हैंड है, ये वाला नीचे वाला जो रोटेट कर रहा हूं, दिस इज माय 4f ऑर्बिटल. ये वॉच वाला हैंड इज माय 6s ऑर्बिटल. ठीक है. सो 4f की जो क्षमता है न्यूक्लियर के चार्ज को होल्ड करके रखने की, न्यूक्लियर के चार्ज को रोक के रखने की, वह बहुत ही ज्यादा पुअर है, घटिया है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल लीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. तो न्यूक्लियस का सारा जोर बच्चों किस पे चला? 6s पे चला. और जिसकी वजह से 6s बहुत ही ड्रास्टिकली अपनी पोजीशन को छोड़ करके नीचे चला आया. अब जैसे ही वो नीचे चला आया बेटा जी, इसके नीचे आने से क्या होता है? इसके नीचे आने से क्या होता है? अब देखो 4f 6s के नीचे जितनी है वो सारी की सारी फील्ड है, सारी फील्ड ऑर्बिटल है. देखो ना बेटा जी, 5d भी फील्ड है, 4f भी फील्ड है, 6s भी फील्ड है. अब 6s जो है वो थोड़ा सा क्लोजर टू द न्यूक्लियस चला गया, because of which the gap between 6s ऑर्बिटल एंड 6p ऑर्बिटल, ये मेरा 6s था, ये ऊपर 6p है, ये अगर गैप बढ़ गया, अब गैप जब बढ़ गया तो 6p ऑर्बिटल इतनी ज्यादा हाई एनर्जी चली जाती है कि इट रिफ्यूजेस टू बिकम अ वैलेंस ऑर्बिटल. और 6p ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल की तरह बिहेव ही नहीं करती, जिसके कारण अंदर वाली जितनी भी ऑर्बिटल है वो सारी फील्ड पड़ी रहती है, यानी कि अंदर एक कंप्लीटली फील्ड एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से एक मरकरी का एटम दूसरे मरकरी के एटम से बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास जितनी भी वैलेंस ऑर्बिटल है वो सारी फील्ड है. हालांकि वैलेंस तो 6p भी है, बट 6p इतनी ऊपर रह जाती है एनर्जी में और बाकी सब इतनी नीचे चली आती है कि 6p नो लॉन्गर बिहेव्स लाइक अ वैलेंस ऑर्बिटल, जिसकी वजह से अंदर वाली जितनी भी ऑर्बिटल है सारी फील्ड रहती हैं. इसीलिए एक मरकरी का इंटरेक्शन दूसरी मरकरी के एटम से कम हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन बच्चों कि मरकरी बिहेव्स एज अ लिक्विड स्टेट. समझ में आया कि नहीं आया? क्या तुम कभी सोच सकते थे कि इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट से हम लोग एटम्स की स्टेट भी बता सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ इट? हाँ भाई, बोलो भाई, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है सर, अपलोडेड वीडियो में कंप्लीट नहीं है क्या पीरियोडिसिटी? व्हाट अपलोडेड वीडियो? वो तो वन शॉट वीडियो था, उसमें कैसे कंप्लीट? कौन से अमित कुमार? आई डोंट अंडरस्टैंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट विच वीडियो. चलिए एनीवेज, सो आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है भाई? क्लियर हुआ कि तुम देख रहे हो, मतलब डेप्थ देख रहे हो इस टॉपिक की तुम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है चीजों को. ठीक है, समझ में आया व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नहीं? प्लीज टेल मी, हरी अप. आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए, तब तक मैं पानी पी के आया. टेल मी फास्ट.
Okay. Praveen has a doubt, sir. I am from Tamil Nadu. Please speak in English. Okay. Okay, Praveen. I'll speak in English. If rest of you, if there is no problem with rest everybody, I can continue the lecture in English only. I do not have any problem, but I have to consider the well-being of everybody. Okay, so I am getting a lot of clear. So I hope it is clear now. इंग्लिश बेटर है, ठीक है, आई गो फॉर इंग्लिश देन। ठीक है, इतने अच्छे से आज तक किसी ने ये डाउट्स क्लियर नहीं किए सर। दैट्स ग्रेट देन, दैट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस सिमरन। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, है ना। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और ये बेसिक बातें अगर आपके दिमाग में घुस रही हैं, तो दैट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, है ना भाई। देखो क्या होता है ना बेटा जी, एवरीथिंग दैट आई टेल, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी मैं समझाता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक्स। हर को मैं घर थोड़ी बना के लाया हूँ, है ना, मैंने थोड़ी ना अपना बनाया कुछ भी, मैंने थोड़ी, आई एम नॉट डेफ बुक, मैंने नहीं प्रिंसिपल दिया, एवरीथिंग इज रिटन इन बुक्स। बस डिफरेंस क्या है, what is the difference between you and me, what is the difference is that आप लोग के पास टाइम नहीं है एक एक बुक को उठा के अलग अलग पढ़ने का, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव डन दैट ऑलरेडी, है ना। बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, नथिंग। ओके, ठीक है, तो मेरा काम ही आपको है कि आपके सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना, और आप आपके डाउट्स भी आप पूछिए ना, आस्क योर डाउट्स, एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, व्हाटएवर, ओके, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू कि व्हाट इज इट। अभी तो मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटी बताया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो बताना सारा ही बाकी है बच्चों। हाँ जी, ओके ओके सर, सच में बड़ी इजीली समझ आया। थैंक यू सचिन फॉर सच अ लवली कमेंट। थैंक यू बच्चों, आप इसी तरीके से रोज रोज हम लोग मिलेंगे और मस्त मस्त से टॉपिक्स करेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानते चले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, सो आगे बढ़े, चलिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फिजिकल स्टेट, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं मैं, फिजिकल स्टेट सक्सेस ऑर्बिटल, जल्दी से लिख के खत्म कर देता हूं। क्लोज goes goes closer to the nucleus due to which gap between 6s and 6p increases, ठीक है। इससे क्या हुआ, 6p ऑर्बिटल no longer behaves as वैलेंस ऑर्बिटल, उसने वैलेंस ऑर्बिटल को बिहेव करने के लिए मना कर दिया। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने वैलेंस ऑर्बिटल बिहेव करने से मना कर दिया, तो इसका साफ साफ एक ही मतलब है, अगर इसने वैलेंस से बिहेव करने से मना कर दिया, दैट मीन्स ऑल इनर orbitals are fully filled, therefore one atom has no need to interact with other atom से इंटरेक्ट करने की जरूरत ही खत्म हो गई। therefore interatomic forces क्या हुए, decreases, liquid state exist। हाँ जी भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने मरकरी की फिजिकल स्टेट को जाना है, तो मरकरी की फिजिकल स्टेट मेरा टॉपिक था। फिजिकल स्टेट भी समझ सकते हो, देख रहे हो तुम,
इंटरएटॉमिक फोर्सेस डिक्रीजेस। ओके जी, चलिए। सो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, जितनी भी मैंने आपको बातें समझाई हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान सी बातें थी ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सो अब मैथमेटिकली समझे तो जेड इफेक्टिव की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज इट? इट इज द नेट फोर्स experienced by an electron in the valence shell। ठीक है, वैलेंस शेल में जो भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। मैथमेटिकली अगर हमें देना हो कभी तो मैथमेटिकली बच्चा पार्टी जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, सिग्मा होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दीजिए, शील्डिंग कांस्टेंट बोल दीजिए, या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। हाँ जी भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। बिल्कुल सर, सर सच में बड़ी इजीली समझ आ। ठीक है, आई होप ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्मा। अब ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, ये बता देता हूं मैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्मा क्या होता है? सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, लिख लेना है। इट टेल्स अस about the repulsion caused by the inner electrons on the valence electrons। repulsion caused by inner electrons on the valence electrons। ठीक है, और ये जो Z इफेक्टिव हो जाएगा, फिर Z इफेक्टिव क्या है? बेसिकली असल में ये डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है, डिक्रीज्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शंस। डिक्रीज हो जाएंगी ना। अरे भाई देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी एक्सपीरियंस कर रहा है, रिपल्शन भी एक्सपीरियंस कर रहा है, सो नेट अट्रैक्शन तो उस पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझा देता हूं मैं। और एक बात और ध्यान रखना, नोट करके एक बात मैं बता देता हूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस with increase in principal quantum number। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, आई होप ये जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं सारी के सारी समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई बच्चों, क्लियर है या नहीं है? कुछ भी इसमें मुश्किल बात तो नहीं थी। अब मैं इसके आपको एक काम करता हूँ, रूल्स लिख के दे देता हूँ। ठीक है, सो अगला टॉपिक जो है हमारा, जो कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए स्लैटर्स रूल में बता देता हूं।
सबसे पहले स्लेटर्स रूल के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। चलिए फटाफट से इसकी ट्रिक कर लेते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है इसकी। सबसे पहले जो भी लिखना है 2 बार लिखना है। एक लाइन में जो भी लिखना है 2 बार लिखना है। पहली लाइन में 2 बार लिखेंगे स्कूल स्कूल। सभी लोगों को ये ट्रिक मालूम होगी, बहुत ही आसान ट्रिक है। पहली लाइन में 2 बार लिखेंगे स्कूल स्कूल। अगली लाइन में बेटा जी पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। और लास्ट लाइन में लिखेंगे फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब इसके आगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाएंगे। एस वाला 1 से शुरू होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। पी वाला 2 से स्टार्ट होता है। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। डी वाला शुरू होता है 3d से, तो 3d हो गया, ये 4d हो गया, दिस इज 5d, दिस इज 6d, दिस इज 4f एंड दिस इज 5f। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज आस्क, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई एम रेडी टू टेक योर डाउट्स। मैं देख लेता हूं, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए। एज आई कैन सी कि नोबडी हैज एनी डाउट। अब इसमें एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि जो एस सबशेल है, सबशेल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग रूल लिखते हैं, रूल्स। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा? रूल नंबर 1 क्या करना है आप लोगों ने? ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डज इट मीन्स? ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि ग्रुपिंग इज डन on the basis of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी निपट जाएगा, फिर हम लोग और फिजिकल सिग्निफिकेंसेस पे चलेंगे। अभी थोड़ा सा देख लो। ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे दिखाई देती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो हमारा टास्क क्या होगा? टास्क होगा, किसको कोई दिक्कत ही नहीं है, टास्क होगा कि इसकी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे बेटा जी? 1s2 एक जगह डालेंगे, फिर लिखेंगे 2s2 और 2p6 ये ग्रुप में डाल देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d10 ये ग्रुप में चला जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 4s2 आ जाएगा। इसके नीचे हम लोग लेबलिंग करेंगे किस तरीके से? ये वाला हो जाएगा मेरा nth शेल, ये वाला मेरा n-1 एंड दिस इज माय n-2। इनका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अब मैं आपको एग्जैक्टली रूल बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्ट रूल क्या होता है। उससे पहले अगेन आई एम आस्किंग इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं है। सो एग्जैक्ट रूल मैं लिखने जा रहा हूं। सो एग्जैक्ट रूल क्या होता है? कहता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल। अगर एस या पी सबशेल में हो तो कैसे लगाना है आपने? ये मैं इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल वालों के लिए सिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखो
इलेक्ट्रॉन एस एनपी सब शेल मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, वो एस सब शेल में है ना, तो उसके लिए ये वाला रूल अप्लाई करना है बेटा जी। रूल क्या अप्लाई करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन n-2 के अंदर है, n-2 एंड फर्दर, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना आपने, सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा फर्स्ट थिंग, ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन n-1 में है, आपने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं उठा के 0.85 से, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका जो भी इलेक्ट्रॉन आपका nth में है, ये देखो ये nth में हो गए ना इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका nth में बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन है उसमें आपने क्या करना है, Ne-1, क्योंकि एक पे तो निकाल ही रहे होंगे तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना पहले, Ne-1 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये अगला रूल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों रूल्स आपने बहुत ज्यादा संभाल के रखने हैं, ये तीनों के तीनों रूल्स हमारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तीनों रूल्स की वजह से हमारा सिग्मा निकलेगा, सिग्मा निकलेगा, एंड एज सून एज आपका सिग्मा निकलेगा तभी आपका जाके जेड इफेक्टिव निकलेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतने अच्छे समझा रहे हैं कि इसलिए डाउट ही नहीं बन रहे, ओके ठीक है बच्चों, डाउट ही नहीं बन रहे हैं अब अब मैं क्या बोलूं इसमें, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है, ज्यादा नहीं है, एक दिन में ही आपको सारा कुछ नहीं सिखा देंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके चलते हैं, टुडे इज इनफ, है ना। सो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या किया, आपने देख लिया आज हमने क्या किया, मजा आया होगा आई होप आपको। देखो मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर है, आई होप कुछ हद तक मैं आपके दिल में उतर पाया हूँ, है ना, कुछ हद तक आपको मेरी जो मैंने आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन किया होगा, है ना, दैट इज माय गोल है। और अब धीरे धीरे इसी प्रकार चलते रहेंगे और 2-3 लेक्चर्स के अंदर अंदर इस बढ़िया से टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चों, हल्के में मत लेना, ठीक है। चलिए, सो आप लोग बोल रहे हैं कि अच्छे से समझा रहे हैं कि डाउट ही नहीं आ रहे, तो अब देखो डाउट ना आना दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप कुछ मेरी बात नहीं सुन रहे हो या फिर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। सो लेट मी अज्यूम द पॉजिटिव थिंग कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। सो अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब आप लोग यू हैव अ गुड ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट। बस मेरे को क्या है, मेरे को तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है इस लेवल पे आके। देखो वी आर नॉट टीचर्स, हम आपकी टीचर्स नहीं है, वी आर जस्ट द ट्रेनर्स। आपको बस डायरेक्शन देनी है, आपको ट्रेन करना है, आता आपको है ही, है ना। थोड़ा सा बस आपको एक पॉलिश करना है हम लोगों ने, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो मस्त एकदम बढ़िया सा रैंक निकाल के दो हमको, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू बच्चों, दैट इज ऑल। चलो थैंक यू वाले स्लाइड चला देता हूँ, कल मैं आगे और बताऊंगा बहुत सारी बातें। अभी के लिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं सिखाया, कल मैं इसके डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही शुरुआत करूंगा, है ना। सो एकदम यहाँ तक पढ़ के आना, ढंग से अच्छे से रिवाइज करके आना। नोट्स अभी के अभी आपको मिल जाएंगे आपके पास, है ना, नोट्स मैं साथ ही साथ ही अपलोड कर दूंगा। और दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। जो भी कोई कुछ कहना चाहता है, किसी के कोई डाउट्स, अब तो कुछ कहो भाई, अब तो कुछ बोलते ही नहीं ना कुछ पूछते हो, ठीक है। बेस्ट लेक्चर, ओके, सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट सिमरन, थैंक यू सो मच, है ना। सो थैंक यू बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग रोज रोज मिलेंगे, मस्त मस्त से टॉपिक्स करेंगे, है ना। और आप लोग अपने डाउट्स पूछते रहना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय गाइस। अगर पॉसिबल हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, ओके। सोहेल, इट्स रियली अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनी, आई कांट, मतलब आई वांट टू बट आई कांट, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो we are delighted we have teachers like you, oh, and I am so delighted that I have students like you, thank you so much, such a lovely compliment, ठीक है। चलो, I'll see you tomorrow all, bye bye, तब तक के लिए signing off, है ना। I'll see you tomorrow and on Saturday, okay जी। चलिए कल मिलते हैं हम लोग फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश एंथुसियाज्म के साथ, एंड आप अपने भर भर के डाउट्स लेके आओ, आई लव टेकिंग योर डाउट्स, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, बाय।